दोस्तों, आज सुबह 4:30 बजे मैं राइड पर निकल रहा हूँ जाम सावली की तरफ नागपुर से। और सैटरडे है। अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी का फ्यूल पंप जो है वो रिप्लेस हुआ है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो में बताया था आपको पिछले कि मेरी गाड़ी जो है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन BS6, इस गाड़ी में फ्यूल पंप का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था इंजन। तो मैंने काफ़ी दिन वेट किया और फ्यूल पंप जो है वो चेन्नई से ऑर्डर करवाने के बाद सर्विस सेंटर ने रिप्लेस कर दिया। 10-12 दिन मुझे वेट करना पड़ा उसके लिए और फाइनली गाड़ी अब रेडी हो गई। तो मैंने सोचा इसको एक लॉन्ग राइड पर ले जाकर इसकी पूरी टेस्टिंग कर लेते हैं। फ्यूल पंप का रिप्लेसमेंट हो जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम और आ नहीं रही है, ये भी कंफर्म हो जाएगा। इतने टाइम तक जो मैं इसको राइड नहीं कर पाया था, तो मेरी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको परफॉर्मेंस के बारे में भी बताऊंगा, स्टेबिलिटी के बारे में अपना फीडबैक भी दूंगा इस गाड़ी को लेकर के। और हाँ, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दोबारा से दे दूंगा, ताकि आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आए, जो पिछले वीडियो में भी समझ में ना आया हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो शुरू करते सबसे पहले प्रॉब्लम से, कि ये जो गाड़ी है मैंने जनवरी 2022 के एंड में परचेस की थी और सिर्फ इसको वीकेंड राइड पर मैं यूज़ करता था। और परफॉर्मेंस राइड्स वगैरह के लिए मैंने इसको परचेस किया हुआ है। सो 120-130 की स्पीड पर क्रूज़ करना और 150-160 तक की स्पीड पर लेकर जाना इसको हाई स्पीड में, वो सब चीज़ें मेरे पर्पज़ है इस गाड़ी को राइड करने के पीछे। तो अब क्या होता है कि ये गाड़ी को जो मैं ना बहुत ज़्यादा राइड नहीं करता हूँ, सिर्फ वीकेंड पर राइड करता हूँ और अक्सर ये गाड़ी बंद रहती है। और बीच में मैंने एक मुंबई का लॉन्ग ट्रिप किया, तो नागपुर में मेरी गाड़ी जो है ये खड़ी हुई थी और 1-2 हफ्ते तक के बंद रहने के बाद में जब मैं इसको लौट करके मुंबई से चलाने के लिए लेकर जा रहा था, तब मैंने नोटिस किया कि चालू नहीं हो रही। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था कि बंद रहने की वजह से ये प्रॉब्लम आया, या फ्यूल पंप जो है उसकी लाइफ वैसे भी खत्म होने के टाइम आ गया था। क्योंकि बीच में मैंने 1-2 बार नोटिस किया था कि एक बार ये कोल्ड स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बहुत मेहनत लग गई थी। तो फ्यूल पंप शायद पहले से ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन मैंने रियलाइज़ करने में देर कर दी और एक टाइम ऐसा आया कि गाड़ी का फ्यूल पंप बदलने का एकदम पीक टाइम आ गया था। तो सर्विस सेंटर में जब मैंने इसको बताया था, तब डेट थी 16 अप्रैल और 16 अप्रैल की शाम को मैंने उनको बताया। 18 अप्रैल को उनके बंदे आकर के चेक करके गाड़ी को लेकर गए और रिप्लेस करके फ्यूल पंप मुझे वापस दे दिया गाड़ी को 10-12 दिनों के बाद में। और फ्यूल पंप का रिले दोनों बदल दिया है। सो अब गाड़ी हो गई है बेहतरीन, वापस बिल्कुल पहले जैसी मस्त चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है। रिफाइनमेंट वगैरह में मुझे मज़ा आता था, जिसको मैं मिस कर रहा था, वो सब मैं वापस एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की राइड है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो खुले रास्ते पर भगाने का मज़ा ही अलग है। और हाँ, आप हेडलाइट का टेस्ट भी इस वीडियो में देख पाएंगे, क्योंकि जो अभी अर्ली मॉर्निंग राइड है ना, उसमें आपको बीच बीच में मैं रास्तों में दिखाऊंगा जहाँ पे एकदम पिच डार्कनेस है, ना स्ट्रीट लाइट्स है ना कुछ और है। तो मेरी गाड़ी का हेडलाइट आप देखोगे तो आपको अपर डिपर का जो डिफरेंस है ना वो समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे ना एक छोटी सी मतलब प्रॉब्लम लगती है इस गाड़ी में। हेडलाइट तो अच्छे हैं, मतलब डिसेंट है, हमें जो चाहिए उसके हिसाब से डिसेंट है, लेकिन जो मैं अपर डिपर का डिफरेंस देखता हूँ ना गाड़ी में, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम लोग लोअर बीम पर गाड़ी को चलाते हैं तो बहुत पास का रास्ता ठीक से दिखता है, लेकिन अपर बीम कर दिया ना तो पास से सिर्फ थोड़ा सा 2-3 मीटर आगे का रास्ता वो क्लियरली दिखाता है, बहुत दूर का नहीं दिखा पाता। तो ऐसे एकदम ना टेंशन सी होने लग जाती है कि अगर बहुत दूर का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो फिर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कितनी स्पीड पर कैसे जजमेंट करना है। तो वहाँ पर थोड़ा संभल कर चलाना पड़ता है। वैसे रात में मैं इसको बहुत कम ही राइड करता हूँ और अर्ली मॉर्निंग में भी मैंने इसको 1-2 बार ही राइड किया है, तो ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन में कभी नोटिस हो नहीं पाता। हाउएवर, कोई भी इंसान जो इस सुपर बाइक को परचेस करेगा, मिड सेगमेंट की सुपर बाइक है क्योंकि 650 सीसी ट्विन सिलेंडर है, उसको परचेस करने के पीछे का मेन रीज़न रहेगा इसको ग्रुप राइड में लेकर जाना। सुपर बाइक की ग्रुप राइड जब भी होती है और वो लोग अक्सर अर्ली मॉर्निंग में निकलते हैं क्योंकि बहुत दूर जाते हैं, फिर उनको दोपहर तक वापस आना होता है, अपनी रेगुलर लाइफ में वापस जुड़ जाना होता है। कोई भी ऐसा नहीं टूरिंग ही कर रहे होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं करते हैं। सो अगर वापस आना है और सुबह जल्दी जाना है तो अक्सर ये डिम लाइट्स का प्रॉब्लम होता ही है। और अगर कभी नाइट राइडिंग भी करने का सोचा अपने हाईवे पर, तभी भी आपको हेडलाइट की जरूरत पड़ सकती है। एंड हाँ, कुछ लोग इसको टूरिंग के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अब गाड़ी सब लोग बहुत सारी नहीं परचेस करते, 2-3 बाइक नहीं परचेस करते हर कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बाइक से मल्टीपल पर्पसेस रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई इसको टूरिंग के लिए भी यूज़ करेगा। तो उनको भी लगेगा कि इसका जो हेडलाइट है वो शायद थोड़ा सा कम पड़ रहा है। मुझे इसके हेडलाइट से उतनी कोई खास शिकायत नहीं है, इसके इल्यूमिनेशन को लेकर के आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड। बट आई थिंक अगर मैं अक्सर नाइट राइडिंग करने लग जाऊँ या अर्ली मॉर्निंग राइड करने लग जाऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऑक्सिलरी लैंप लगाने का मन हो सकता है। और अगर वीडियो को देख रहे कई लोग सोच रहे हैं कि यार अच्छा खासा इल्यूमिनेशन है सामने, तो मैं बता दूँ इल्यूमिनेशन उतना कम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि अपर जो है वो बहुत दूर नहीं जाता। तो उतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे हेडलाइट रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़े ऐसा मैं चाहूँगा नहीं, इसलिए ऑक्सिलरी लैंप लगाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। या ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं LED लाइट्स पूरे के पूरे लगा दूंगा गाड़ी के हेडलाइट यूनिट में, देखा जाएगा, आगे की बात है। फिलहाल अब बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी के बारे में और कॉर्नरिंग के बारे में। सो ये जो बाइक है एक्चुअल में ये एकदम रॉ मशीन टाइप की बाइक है। सिर्फ एक इसमें मशीन आपको ऐसी दे दी गई है कि बढ़िया इंजन दे दिया, राइड डायनेमिक्स के लिए टायर ढंग के दे दिए गए हैं, हैंडलिंग अच्छी दे दी गई है, क्लिप ऑन हैंडल बार दे दिया गया है।
और इसके राइड डायनेमिक्स को स्टेबल बनाने के लिए बहुत कुछ इसमें इक्विपमेंट लगाए नहीं गए हैं, तो प्रॉपरली ये काफ़ी हद तक एक रॉ बाइक का एक्सपीरियंस आपको देती है। जो आपको पावर चाहिए है वो बहुत अच्छे से रॉ पावर मिल जाती है, भागती है गाड़ी बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग इसकी इतनी प्यारी है ना, ड्यूल चैनल ABS है, फ्रंट में सिंगल डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन अच्छा पावर और अच्छी ब्रेकिंग इससे कोई स्ट्रेट लाइन में तो बेहतर बनाते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है थोड़ा सा ट्रैफिक कटिंग की, हैंडलिंग की, कॉर्नरिंग की, वहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा सा चेंज होता है, वहाँ स्किल पर राइड करना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद में जब मैं यहाँ से रिटर्न आ रहा हूँ ना, तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल समझाऊंगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड करने के बाद में मैं पहुंच चुका हूं जामसावली में, और गाड़ी ने मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम दी नहीं, मस्त चलाते हुए मैं लेकर लाया और काफ़ी एंजॉय किया इसको। अभी जो किलोमीटर्स हैं अगर वो देखें तो ऑडोमीटर को देखें 1780 किलोमीटर्स की राइड हुई है, मतलब 80 किलोमीटर चला लिया मैंने अभी और 80 किलोमीटर वापस जाना है, तो टोटल 150-160 किलोमीटर लगभग राइड होने वाली है। नाउ लेट्स सी कि लौटते हो कितना टाइम लग जाता है। एंड दिस प्लेस जामसावली, ये जाना जाता है हनुमान जी के मंदिर के लिए, और बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। है तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, MP में, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र के बहुत पास पड़ता है ये वाला। नागपुर से लेकर के अमरावती से और सावनेर से अलग अलग तरह के लोग बहुत यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर फेमस है कि हर शनिवार को सुबह 5-5:30 बजे जो आरती होती है उसके लिए लोग आते हैं। तो 4 साल पहले मैंने भी यहाँ पर 7 शनिवार तक की आरती अटेंड करने के हिसाब से हर हफ्ते ट्रिप की थी। अभी वापस से मैंने वो स्टार्ट किया है। सो ये चीज़ें मैं करता रहूँगा, अलग अलग गाड़ियों से यहाँ पर आता रहूँगा और कोशिश करूँगा अलग अलग गाड़ियों के ब्लॉग भी यहाँ पर लाता रहूँ। सो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आने के बाद में मेरे को सबसे बेहतरीन चीज़ जो महसूस हुई है वो ये है कि जो अभी समर पीक आवर्स चल रहे हैं उस टाइम में भी गर्मी महसूस नहीं हो पाई, क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग में राइड करने के लिए आया, तो इतना ज़्यादा मज़ा आया है मुझे आते वक्त। अब जाते वक्त तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली जाएगी, आई होप उतनी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि 7 बज रहा है अभी और मोस्ट प्रोबेबली मैं 8 बजे तक घर पहुँच भी जाऊँगा। सो इतना ज़्यादा गर्म मुझे मौसम सहने का मौका मिलेगा नहीं, लेकिन ठीक है जो भी है। और जो अर्ली मॉर्निंग में आने के बाद में मन को शांति मिली वो भी बहुत ज़्यादा अनमैचेबल है, प्राइसलेस एक्सपीरियंस। अब जब मैं घर लौट रहा हूँ इस बाइक को लेकर के, तो मैं इसकी कॉर्नरिंग के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी और हैंडलिंग के बारे में थोड़ा फीडबैक बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग इसको इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह देख रहे होंगे, ब्लॉग की तरह नहीं देख रहे होंगे। सो लेट मी ऐड सम वैल्यू टू दिस वीडियो फॉर यू ऑल व्यूअर्स। ये गाड़ी जो है ना, इसकी राइड डायनेमिक्स को लेकर के मुझे शुरू में ऐसा लगता था अरे यार आई एम जस्ट नॉट केपेबल टू राइड दिस बाइक। एंड व्हाई आई से सो इज़, देखो मैंने बताया था कि रॉ बाइक की तरह है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट इसमें लगे हुए नहीं है, तो कॉर्नरिंग के लिए इसमें कुछ खास चीज़ें दी नहीं है। ड्यूल चैनल ABS दिया हुआ है, सो स्ट्रेट लाइन में जब मैं चल रहा हूँ मैंने बहुत देख लिया कि सामने कुछ है, मुझे स्लो करना है, तो इसमें मैं पैनिक ब्रेकिंग भी कर सकता हूँ। बट स्ट्रेट लाइन में अगर कॉर्नरिंग करते वक्त मैंने इसकी ब्रेकिंग करने के बारे में सोचा, तो आई विल बी एट अ रिस्क कि मैं इस गाड़ी को स्किड करके शायद गिरा दूँ या मैं खुद गिर जाऊँ या जो भी। सो ये सब चीज़ें नहीं होने के लिए हमें ना इसकी कॉर्नरिंग को थोड़ा ठीक से समझना है, इसकी हैंडलिंग को थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा। और सुपर बाइक के साथ में एक्सपीरियंस अगर अपना बढ़ाते रहना है और हमें अच्छा वेल प्रैक्टिस्ड, वेल स्किल्ड बनना है, प्रो राइडर बनना है, तो आई थिंक किसी भी बेहतरीन सुपर बाइक से, यानी कि जैसे नेकेड स्पोर्ट बाइक में Z800, Z900 वगैरह हैं, या फिर आपके पास में लीडर क्लास बाइक्स होती हैं, या आप समझ लो कि CBR 650R जैसी बाइक है जो 4 सिलेंडर के साथ आ जाती है, इनलाइन 4। उनसे पहले अगर ये बाइक आपने चलाना सीख लिया तो आपकी राइडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, और वो वाली बाइक्स वज़नदार होने के बावजूद आपको बहुत ईजी फील होंगी। वो फ़ायदा आपको हो सकता है इस बाइक को चलाने की वजह से। सो एक एंट्री लेवल सुपर बाइक इसको समझो, इस बाइक के साथ में शुरुआत करो तो आपकी जो राइडिंग स्किल्स है वो डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर राइडर हो तो आप क्या सोचोगे कि यार इजी बाइक होनी चाहिए जो चलाना डिफ़िकल्ट ना हो, तो फिर आप इजी बाइक के हिसाब से नेकेड स्पोर्ट बाइक कावासाकी की ले लो, या फिर आप इनलाइन 4 के साथ में एक 650cc CBR वाली ले लो, या फिर आप लीडर क्लास बाइक ले लो। वो सारी बाइक्स चलाने में इससे ज़्यादा ईजी ही लगने वाली है। नॉट टॉकिंग अबाउट हाई स्पीड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मीडियम हाई स्पीड, यानी 120 से 140 या 160 तक की स्पीड पर आपको गाड़ी चलानी है, तो इससे ज़्यादा इजी तो वही बाइक्स हैं। वो बाइक्स इजीली हैंडल भी हो जाती हैं और इजीली स्लो भी हो जाती है, कॉर्नरिंग भी इजीली कर लेती है। लेकिन इस बाइक की बात चल रही है तो इसके बारे में बताता हूँ कि मैं क्यों इसको एक रॉ बाइक बोल के और बहुत ज़्यादा स्किल होना चाहिए वो बोल रहा हूँ। सो इसके राइड डायनेमिक्स के बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की पिछले 3 महीनों में, उससे समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा गाड़ी का जो वज़न है वो जब अपन बिगिन करते हैं एकदम जीरो से ऊपर लेकर जाते हैं, तब क्या होता है गाड़ी चलाने में ऐसा फील होता है कि हाँ थोड़ी सी वजनदार है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्ट्रेट लाइन में ऐसा लगता है इसके वजन की वजह से स्टेबिलिटी काफ़ी ऐड हो रही है। वो एक अच्छी बात है।
लेकिन जब आप हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस में आते आते चलते चले जाते हो और फिर आप रियलाइज़ करते हो चलो अब कॉर्नर है, हल्का सा मैं टिल्ट करके देखता हूँ, तब आपको लगता है इसका जो वजन है वो उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है आपकी राइडिंग पर। वो आपकी राइड को अच्छा इंप्रूव नहीं कर रहा है। उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो, वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपकी रेगुलर राइडिंग स्किल्स जो है वो वहाँ काम नहीं आती। यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना पड़ता है अपनी राइडिंग स्किल में, और ये हाई स्पीड बुलेट राइडर्स, बुलेट 500 राइडर्स ज़्यादा अच्छे से समझ सकते होंगे, क्योंकि उन्होंने भी गाड़ी को बहुत भगाया है पतले पतले टायर से साथ में। यस, टायर्स का एक बहुत मेजर रोल है यहाँ पर। आपको बहुत अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है इन टायर्स में, क्योंकि ना तो वो रेडियल टायर्स की तरह है ना फैट टायर्स है। 100 mm का फ्रंट टायर, 130 mm का रियर टायर, विच इज़ नॉट एक्चुअली वेरी अप्रिशिएबल फॉर अ 650cc twin cylinder motorcycle, but yeah, this is a cafe racer, so it's not supposed to look like a sports bike. ये कोई नेकेड स्पोर्ट बाइक जैसी भी ना लगे। आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट इसमें चाहिए, या बहुत ज़्यादा आपको इसमें राइड डायनेमिक्स अच्छे चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी हैंडलिंग चाहिए, तो वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसे कि आप Z650 RS देखो, वो भी एक कैफे रेसर है, बट इससे लगभग डबल कीमत है उसकी। सो ये डिफरेंस आ जाता है जब आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड करते हो। लेकिन इस बाइक का मेन पर्पस क्या है और क्यों इस बाइक को लोग परचेस करते हैं? जितने भी लिमिटेड बायर्स इसको परचेस करते हैं, कुछ लोग इंटरसेप्टर छोड़ के इसको परचेस करते हैं, जैसे कि मैंने लिया। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में हाई स्पीड परफॉर्मेंस इस बाइक में आपको मिलता है। स्टेबिलिटी खुद से नहीं देगी गाड़ी, आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे तो ये आपसे हैंडल होगी और स्टेबिलिटी भी आएगी। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू हैंडल। कुछ प्रो राइडर्स हैं GT650 के ऑल इंडिया में, जो आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने राइड करते करते इस गाड़ी को एकदम अच्छे से हैंडल करना सीखा। कई लोग इसमें व्हीली वगैरह भी कर रहे हैं, जो कि मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा इस गाड़ी में कोई करे, क्योंकि जो इसके फोक्स है ना उसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं, ऑयल सील लीक होने के चांसेस रहते हैं। बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पॉसिबिलिटीज इस गाड़ी के साथ एंडलेस हैं। आप अपनी पोटेंशियल देखो कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को ड्राइव करते करते स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, अपग्रेड करते रहना चाहते हो, आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो राइडिंग स्किल्स के मामले में। क्योंकि अगर आप इस गाड़ी के साथ में राइडिंग स्किल डेवलप करते हुए चले जाओगे, जो डिफ़िकल्टी ये क्रिएट करती है उसकी वजह से हो पाता है, तो क्या होगा कल को जब आप एक बहुत बड़ी बाइक लेकर के भी ग्रुप में जुड़ोगे ना, आपकी रेस्पेक्ट ही अलग होगी, क्योंकि आपकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होंगी और आप इतना इजीली हैंडल कर रहे होंगे किसी भी बड़ी बाइक को कि लोग बोलेंगे इसने घाट घाट का पानी पिया हुआ इंसान है। एंड ऐसे ही राइडर्स की ज़्यादा इज्जत होती है। कई राइडर्स आप देखो, एक सुपर बाइक ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारे फ्लेवर के राइडर्स होते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ राइडर्स होते हैं, अलग अलग एटीट्यूड के राइडर्स होते हैं। कुछ लोग बहुत बेहतरीन बाइक चला कर भी गैर जिम्मेदार होते हैं, कुछ लोग बहुत सादी बाइक चलाते हैं बट बहुत प्रोफेशनली राइड कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है बिगिनर राइडर वर्सेस प्रो राइडर में। अगर आप इस गाड़ी के साथ में प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़े हो और अच्छी से अच्छी बाइक में गए हो, तो शायद कहीं ना कहीं आप बाद में इस बाइक को थैंक कर रहे होंगे कि यार चलो इस बाइक ने आपकी स्किल्स डेवलप की। बट एक बात मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका, लेट्स गेट बैक टू इट्स राइड डायनेमिक्स। कॉर्नरिंग करते वक्त डर लगता है और हाई स्पीड में 140 के ऊपर जाते ही वॉबल इशू आता है। अब ये कई लोगों ने कहा कि वॉबल इशू नहीं होता, कई लोगों ने कहा वॉबल इशू होता है। मैंने फॉरेनर के वीडियोस भी देखे, अमेरिका में, यूरोप में, खास करके यूके में ये वाली गाड़ी बिकती है। वहाँ क्या होता है, इस गाड़ी को लेकर के लोग अच्छे से अच्छे रोड पर जाते हैं और 140, 150, 160 ये स्पीड्स, फिर 180 की स्पीड्स ये सब दिखाकर बोलते हैं कि यार वॉबल नहीं हो रहा। एंड आई वांट टू टेल एवरीबडी, जो रास्ते वहाँ होते हैं और जो रास्ते यहाँ होते हैं, जो ग्रिप वहाँ मिलती है, जो ग्रिप यहाँ मिलती है, जो मटेरियल रोड का वहाँ है, जो मटेरियल रोड का यहाँ है, इनमें बहुत डिफरेंस है। ये जो अपने रोड्स हैं ना इंडिया वाले, इसमें बहुत कम पैचेस ऐसे मिलते हैं जो एकदम स्ट्रेट होते हैं और बहुत ही प्लेन होते हैं। वहाँ पर कोई छोटा छोटा भी बम्प नहीं हो, कोई डिग्री का वहाँ पर इंक्लाइन नहीं होता है। तो ये गाड़ी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देती है। ऐसा नहीं कि 160 की स्पीड मैंने कभी भी अच्छी स्टेबल नहीं पाई, 160 की स्पीड पर मैंने स्टेबिलिटी देखी है। उल्टा इसके हैंडल बार पर जब मैंने प्रेशर दिया और सामने की तरफ से इसको दबाया, तो 160 की स्पीड मैंने बहुत ईजिली हैंडल की और मैं कॉन्फिडेंट हो गया। 160 को मैं क्रॉस नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता था, लेकिन पॉसिबिलिटी नज़र आ गई मुझे कि जैसे ही गाड़ी पर वजन मैंने बढ़ाया तो मेरी हैंडलिंग अच्छी हो गई। इसके अलावा जब मैं पिलियन राइडर के साथ चल रहा था तो 160 की स्पीड प्लस मेरा हैंडल पे प्रेशर, इससे मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा था। मैंने 160 को थोड़ा सा क्रॉस भी कर लिया था, कई सारे पैचेस में मैं स्पीड बढ़ाता कम करता। तो पिलियन राइडर के वजन के साथ में मेरा वजन इसमें ऐड हुआ और मैंने हैंडल बार पर प्रेशर दिया तो इसकी हैंडलिंग और अच्छी हो गई, जिसका मतलब रोड पर जितनी अच्छी ग्रिप मिलेगी उतना अच्छा हमारा हैंडलिंग होते चले जाएगा। बट जब अगर आपको दिखेगा कि सामने बम्पी रोड्स हैं, छोटे छोटे भी गड्ढे हैं जो बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस ले आते हैं, उनसे भी इसकी हैंडलिंग ख़राब हो जाती है और वॉबल इशू वहाँ से शुरू हो जाते हैं। अगर बम्पी रास्ता है वहाँ पर भी वॉबल इशू शुरू हो जाते हैं। तो अगर 120 के ऊपर स्पीड है और आप चला रहे हो ऐसे रास्तों पर जो बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं है, तो यू आर एट अ रिस्क। तो अगर आपको ऐसे रास्तों पर भी चलाना है, हाई स्पीड में चलाना है, कॉर्नरिंग भी करना है, तो स्किल डेवलपमेंट तो वहाँ लगेगी आपको, इसलिए इसके साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा।
1 महीने में मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। 2 महीने में मैंने स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट समझी कि मुझे किस किस तरह पर काम करना है, इस गाड़ी को चलाते हुए मुझे अपने कौन कौन से स्किल्स को ठीक करना है। और 3 महीने जब अब हो चुके हैं तो मैंने कुछ नई चीज़ें डिस्कवर की है। तो नई चीज़ें क्या डिस्कवर की है, जब इसको लोअर गियर पर रखते हैं इंजन ब्रेकिंग थोड़ी सी हैवी हो जाती है और वहाँ पर कॉर्नरिंग जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ऐड हो जाती है। दिस वॉज एक्चुअली ए मैजिकल मोमेंट फॉर मी व्हेन आई रियलाइज दिस। और ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो सिर्फ प्रो राइडर्स को पता है और कुछ नए राइडर्स को भी पता है, या किसी न किसी के वीडियो में आपने जाना होगा कि जब अपना गियर कम है, छोटा है, तो आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव होती है। फिर तो आप ट्रैफिक कटिंग भी कर सकते हो। जब आपने सामने देख रहे हो कि आप हाई स्पीड पे चल रहे हो और बीच में गाड़ियाँ आ रही है, एक गियर डाउन शिफ्ट कर दो एंड देन आप हैंडल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा निम्बल फील होती है, उसके बावजूद अच्छा खासा स्टेबिलिटी इसमें अपने को महसूस होती है। अब हो क्या रहा है कि जब मैं पहले राइड करता था FZ 150 और वो करती है गाड़ी, आवाज़ ऐसी फील कराती है जैसे वो एक बहुत बड़ी बाइक होगी, लेकिन वो है नहीं। तो उसमें क्या होता है, राइड डायनेमिक्स ऑलरेडी ईजी बनाए गए हैं, तो स्टेबिलिटी भी ईजी है। तो उसके साथ राइड करता रहा मैं, तो मुझे लगा कि ईजी बाइक ही होती होंगी सारी। इसको चलाया उसी एटीट्यूड से तो वो काम नहीं आया, मेरा FZ वाला एटीट्यूड यहाँ काम नहीं आया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको ना वैसे नहीं चलाना है। मतलब मैं फर्स्ट गियर डालूंगा, फिर 20-30 की स्पीड पर सेकंड गियर डाल दूंगा, फिर ऐसे करते करते स्मूथली गियर अप शिफ्ट करता रहूँगा। वो सब इसमें नहीं चलता। इसमें हम लोगों को अग्रेसिवली राइड करना होता है। अगर आपको सच में हाई स्पीड पर अच्छी कॉर्नरिंग वगैरह करनी है तो अग्रेसिवली गियर शिफ्ट करना है, बहुत दूर तक ले जाना है, उसके बाद गियर शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं गियर शिफ्टिंग का वीडियोस वैसे तो अलग से दूंगा, बट फर्स्ट गियर में 40-50 तक ले जाना, फिर सेकंड गियर में 80 तक के या 90 तक के ले जाना, उसके हिसाब से इसके जो गियर्स हैं अपशिफ्ट करने होते हैं। और प्रॉपर गियर अपशिफ्ट जो है हाई स्पीड को पकड़ने के लिए भी, और कॉर्नरिंग करते वक्त कौन से गियर पर कौन सी स्पीड होनी चाहिए, वो सब का एक अलग वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे जैसे एक्सप्लोर करता जाऊँगा वैसे वैसे समझाता भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी इस गाड़ी की खूबसूरती, इस गाड़ी की काबिलियत के ऊपर सही वीडियोस मिसिंग है, इंटरनेट पर नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। कोई लोग या तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कोई लोग रॉयल एनफील्ड को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, किसी को सर्विस इश्यूज आ रहे हैं उसको ब्लेम कर रहे हैं। गाड़ी के बारे में बातें कम हो रही हैं, गाड़ी में जो मैकेनिकल्स दिए हैं उनके बारे में बातें कम हो रही है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन इंजीनियर्स ने इस गाड़ी को डिज़ाइन किया, बनाया और आप तक पहुँचाने के लिए मेहनत करी, उन्होंने इसमें क्या विजन रखा, कैसे इसको बनाया और क्या सोच रहे थे, वो पर्पस क्या फुलफिल करना चाहते थे, वो सब बातें इस गाड़ी के बारे में बहुत कम हो रही है। वो बातें अगर आपको जाननी है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। किस तरह से हाई स्पीड के साथ में मैं रिस्पॉन्सिबली राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप जानना चाहते हो, आप मेरे साथ अपग्रेड होते चले जाओ। इस गाड़ी को परचेस करने के पहले 1-2 महीना मेरे वीडियोस देखते देखते ही आप लोग बहुत सी चीज़ें समझ जाओगे। और मैं जानता हूँ कि रॉयल एनफील्ड के ज़्यादातर शोरूम में ये वाली गाड़ी टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इतनी कम बिकती है कि उनको लगता है टेस्ट राइड नहीं दी तो भी बिकी जाएगी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बट या दिस इज़ द प्रॉब्लम। इवन आई डिड नॉट गेट अ टेस्ट राइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल बिफोर बाइंग इट। सो अगर मिल जाती तो भी मैं लेता, नहीं मिली तो भी मैंने ले ली। आई डोंट माइंड। मुझे तो एक बाइक में जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई। इनफैक्ट इसने मुझे एक्चुअल में केपेबल राइडर बनाने की कोशिश रखी है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती एक फैक्ट है और मैं बनना भी चाहता हूँ। लेटर क्लास बाइक चलाने के पहले मैं एक बहुत अच्छा स्किल्ड राइडर बनना चाहता हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल राइडर बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाइक से गिरने से डरता हूँ, बट हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ भी रिस्क में आए। हो सकता है मेरी वजह से मेरे पीछे आगे चल रहे राइडर को भी नुकसान हो जाए अगर मैंने रिस्पॉन्सिबली राइड नहीं की और मेरी गाड़ी गिर गई तो। सो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भाई लोग मैं लाता रहूँगा। आप लोग ये वीडियोस देख करके कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और आप फाइनली घर पहुँचने के बहुत 1 मिनट या 2 मिनट के पहले ही मैंने पास वाले पेट्रोल पंप पर इसको फिर से रिफिल कर लिया। एक दिन पहले मैंने दोबारा रिफिल किया हुआ था, तो टोटल 7.4 लीटर का पेट्रोल कंज्यूम हो गया। 149 किलोमीटर की राइड यहाँ तक हो चुकी और जो कंजम्पशन के हिसाब से मुझे माइलेज मिला है 20 kmph लगभग का मिला है, जिसकी मुझे आदत है। 18, 20, 22 ये माइलेज ही मुझे हमेशा मिलता रहा है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।